हाय एवरीवन। सो आज हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे एंड इसके बाद हम लोग वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल्स, स्पॉन्टेनियस वेरिएबल्स, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो आज के इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स, एडवांस प्रोबेबिलिटी के देखो, बेसिक्स में ही कुछ एडवांस टॉपिक्स आते हैं। अब ये समझो, बेसिक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज हम स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, और उसके एडवांस टॉपिक मतलब उन बेसिक चीजों में, जैसे हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था, वो बहुत ही बेसिक सी चीजें थी। तो अब जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम आगे वाली चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब भी ये चीज आएगी तो आपको बस एक चीज याद रखनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू probability of A into probability of B given A, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं probability of B into probability of A given B। अब ये क्या है? This is what the multiplication law of probability is। तो कभी कभार ये होता है कि मुझे बताना रहता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे को बताओ कि कोई दो इवेंट है, वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मेरे को वो निकालना है। और मुझे क्या गिवन होता है? एक का प्रोबेबिलिटी गिवन होता है और दूसरा गिवन होता है कि जब वो एक इवेंट हो रहा हो तो दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जब मुझे ऐसा कुछ गिवन होता है तो मैं ये निकाल सकती हूँ, या फिर हो सकता है तुम्हें ये निकालना हो और बी गिवन ए, और उसके लिए तुम्हारे पास इंटरसेक्शन हो कि दोनों चीजें साथ में हो रही है उसका और एक इवेंट का, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। इसको अगर देखें, याद करने का तरीका सिंपल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो गिवन वाले में जो यहाँ पे तुम लिखते हो वो नीचे जाता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम लोग इसे बेसिक वर्ड से समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को इस तरीके से सोचो कि एक हो गया है उसके बावजूद हमारे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचो। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को मैं क्या बोल सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये कैसे आया इसको समझो। मैं बोल रही हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब अगर हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट, जो इवेंट्स है वो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब क्या है कि बी भले ही हमारा हो गया हो, तो बी के होने या ना होने से हमारे इवेंट ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है इसका मतलब। तो इसी लॉजिक से मैं क्या बोल सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां से एक और चीज समझो। अब इसी से मैं डिराइव करके बताती हूँ। जैसे ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मेरे को पता है कि क्या होता है। वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये मेरे को पता है कि ए गिवन बी क्या है अगर इंडिपेंडेंट है। इफ इंडिपेंडेंट, अगर मेरे दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उस केस में क्या बोल सकती हूँ मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, है ना? अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या बनता है? बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस यही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो तुम क्या कर दोगे? सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को लेके मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जनरलाइज कर देते हैं इसे। तो इसको जब जनरलाइज करोगे, तुम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन En। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा? ये मैं बोल सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई एन। ये मेरा हो गया जनरलाइजेशन। ओके देन, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है, पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ जो हम लोग यूज करेंगे। वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2, probability of A given E2, and you can generalize it to probability of En into probability of A given En. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको निकालना है कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और आपको उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पास जो सब इवेंट्स हैं, E1, E2, E3, E4, En जनरलाइज टू En, है ना। तो यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे को पता है, और इसके साथ साथ मेरे को ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ए गिवन En, ये सब क्या है, तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल सकती हूँ। अब यार एक डाउट आता है कि इसको कैसे यूज करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मान लो कि मेरे को बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालना है मेरे को। अब मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल कुछ है, कुछ भी मान लो एक्स, ठीक है। फिर मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सॉइल। देखो यार, ग्रीन सॉइल कुछ होता है नहीं होता है पता नहीं, नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल, मतलब मेरे को पता है कि ग्रीन सॉइल है, तो उस केस में क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड मिलेगा मेरे को। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन रेड सॉइल, ये पता है मेरे को, ठीक है। और अब मेरे को निकालना है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। मतलब ओवरऑल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, मतलब कि गोल्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो, क्या तुम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन इस केस में मैंने ग्रीन सॉइल ले लिया तो ये मेरे को पता है एक्स, इंटू गोल्ड गिवन इवन, मतलब गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल ये भी पता है मेरे को, जेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, रेड सॉइल, वाई, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड विद रिस्पेक्ट टू रेड सॉइल। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वेरी सिमिलर टू दिस, इसी से इंस्पायर होके आता है हमारा बेस थ्योरम। तो अगर बेस थ्योरम समझना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाली चीजें आनी चाहिए, और अगर वो पता होना चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें मुझे पता रहनी चाहिए। वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब आते हैं बेस थ्योरम पे। तो अगर बेस थ्योरम, सबसे पहले तो हमारे 10th 12th, अगर 12th अगर आपने मैथमेटिक्स ली थी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है प्रोबेबिलिटी में, उससे सवाल आता ही आता है। अब सिमिलरली अगर सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें तो इसमें भी बेस थ्योरम से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रोबेबिलिटी आ रहा है और उसमें ये नहीं आ रहा है। बाकी सारे हाँ डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन एटलीस्ट बेस थ्योरम का रहता ही रहता है। ठीक है, तो बेस थ्योरम का सबसे पहले कंडीशन क्या है, हमें सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन, तो हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारा इवेंट है, जो हमारा इवेंट है या इवेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन जो भी है, वो हमारे म्यूचुअली वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव
अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। तो हमारी कंडीशन है कि जो हमारे इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है बेस थ्योरम की। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए। अगर मेरे को ये निकालना है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, probability of even into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 and so on, probability of En into probability of A given En। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब मैंने इसीलिए तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, यस, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, ये देखो, ये तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे वाला पोर्शन है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इवन गिवन ए इज इक्वल्स टू इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देख लो यार, सिंपल है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि हमें बेस थ्योरम अगर आना चाहिए तो हमें क्या आना चाहिए, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए। अब ये कह क्या रहा है, अब देखो क्या मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थी तो इसमें क्या डिफरेंस है क्या चीज नहीं है। देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या नहीं है वो चीज समझते हैं। नीचे तो तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ ही रहा है, तो हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो यार देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रही हूँ अभी। ये देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हम जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना था तो हमें ये लगाना रहता था, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई1, ये है हमारे पास। ठीक है, तभी तो इसको इसमें यूज कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास ये गिवन होता। ठीक है, तो अब जैसे कि इस केस में क्या, इसी केस में अगर तुम देखो तो मेरे को अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल गिवन गोल्ड, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास गोल्ड आ गया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सॉइल थी वो ग्रीन सॉइल है। तो अगर ये तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले तो लिखोगे तुम्हारा ग्रीन सॉइल, जो जिसका वो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल, ये अपना इवेंट हो गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ई सॉइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में ये चीज आएगी सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सॉइल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन रेड सॉइल, है ना। अब मेरे पास क्या क्या था इस क्वेश्चन में, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल मेरे पास था, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल, वो था मेरे पास z। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल मेरे पास था x, प्लस ये तो अपना टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा ही आया है तो yw। ठीक है, अब ऊपर में मेरे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल है मेरे पास x है। ठीक है, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल z है अपने पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सॉइल गिवन गोल्ड। मतलब एक तरीके से तुम ये सोचो कि मेरे को अगर निकालना है कि वो डिपेंड करता है तुम्हारे यूज केस के ऊपर। अब इसी चीज में अगर तुम्हें निकालना होता, मान लो तुम्हें निकालना होता, तुम्हें ये नहीं गिवन होता गोल्ड गिवन ग्रीन सॉइल, तुम्हें ये गिवन होता ग्रीन सॉइल गिवन गोल्ड, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती और ये निकालना रहता तुम्हें। ठीक है, तो ये समझे, ये एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हुआ होगा बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग देख लो कैसे बनते हैं, क्या है क्या चीज नहीं है।
रियल लाइफ क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, दोबारा से फॉर्मूला देखने की जरूरत है। तो मोर और लेस बेस थ्योरम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, बस इसमें एक ही चीज है कि क्वेश्चन के टाइम पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है। तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन गिवन होगा तुम्हें, अब उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में दिमाग लगता है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में दिमाग लगता है, इसीलिए बेस थ्योरम के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन ही नहीं पाते हैं लोगों से। ठीक है। तो रही बात क्वेश्चंस की, तो आई वुड ट्राई कि मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बना दूं, एक्सप्लेनेशन की, बट अभी मेरा वो डिपेंड करता है कि लोग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, वो डिपेंड करता है कि लोगों को चाहिए रहेगा कि नहीं, दैट वुड डिपेंड ऑन रिक्वेस्ट। बट इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद रैंडम वेरिएबल्स एंड बेसिकली हम वेरिएबल्स से पे डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं कैटेगराइज करूंगी तो मेरे लिए रैंडम और कॉन्टिन्यूस, एंड उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इन टॉपिक्स पे अब हम डिस्कशन करेंगे। तो this is it for this video. Stay tuned for the next video. I hope you like this video. Keep learning, keep growing. Thank you. Bye bye.